अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन जमातों के आखिरी जलसे के बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही हैं। लाहौर इस वक्त मुशावरत का मरकज बन चुका है। आज पीडीएम क़यादत ने हंगामी सरबराही इजलास तलब किया और तवील मुशावरत के बाद पीडीएम ने हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफी होने की डेडलाइन दे दी और मुज़ाकरात के इम्कानात को एक बार फिर रद्द कर दिया। आज हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख का फ़ैसला भी उसे भी किया जाएगा। अवाम के साथ हमारी बात हो रही है और अवाम के साथ ही हमारी बात होगी, चाहे वो सिलेक्टेड हों या सिलेक्टर्स हों। अब उनको पीछे जाना पड़ेगा। टाइम टू टॉक, द टाइम फॉर डायलॉग इज ओवर। अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफ़ा लेने का वक्त है। हमारी तरफ से वाज़ेह है कि हम कोई बात इनसे करने को तैयार नहीं। अगर ये इस्तीफ़ा का ऐलान कर देते हैं, असम्बलियों को तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद फिर कोई ऐसी तजवीज़ आए जो हम समझें कि अब उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, तो पीडीएम फैसला करेगा, एक पार्टी फैसला नहीं करेगा। साथ ही अपोजिशन जमातों ने ऐलान लाहौर के नाम से एलामिया जारी किया, जिसमें पीडीएम ने अपने मकासद को वाज़ेह किया और इस एलामिये पर 10 जमातों के दस्तखत मौजूद हैं और इस एलामिये में आइन की हुर्मत, साथ ही पार्लियामेंट की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया, साथ साथ हुकूमत को रुखसत करने के हवाले से डेडलाइन का जिक्र किया गया है। अब हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कल के जलसे के बाद पुरएतमाद नजर आ रही थी। अब इस डेडलाइन के बाद हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी और वजीर आज़म क्या सोच रहे हैं? आज वजीर आज़म से मुलाकात की वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, 15वीं मिनिस्ट्री मिलने के बाद, जो कि वजारत दाखिला है, आपकी आज वजीर आज़म से तफसीली मुलाकात हुई। आज बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और साथ ही मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 31 दिसंबर तक क़यादत को इस्तीफ़े जमा कराए जाएं। 31 जनवरी की हुकूमत को डेडलाइन है कि इस्तीफ़ा दें। 1 फरवरी को वरना लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। क्या सोच रहे हैं वजीर आज़म? क्या करेंगे वजीर आज़म? अभी हुकूमत के बिहाफ पे मैं ऐलान कर रहा हूं कि हम इस्तीफ़े 31 जनवरी को इमरान खान नहीं दे रहा। आप पहली तारीख की मीटिंग अभी कर लें, ये लॉन्ग मार्च आप 31 दिसंबर को कर लें। मैं अल्लाह से डरते हुए, ताला से डरते हुए ये ऐलान कर रहा हूं इमरान खान के बिहाफ पे कि आप 31 जनवरी का इंतज़ार ना करें। आप 30 दिसंबर को ही, नए साल से पहले ही आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करें और इस्तीफ़े जो आपने संभाल के रखे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं जो इस्तीफ़ों के, यानी ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने सुना कि इस्तीफ़ों के जो अंबार लगे हुए हैं उनको भी दिसंबर में ले आए। ना इमरान खान इस्तीफ़ा देने जा रहा है और ना ही हम आपके साथ किसी किस्म के मसले में अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम झुकने जा रहे हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह हमें इज़्ज़त देगा। और आप लोग जो मीडिया को, ये मेरे ज़िंदगी का पहला इत्तफाक है कि कह रहे हैं जनाब अली, ये मीडिया आपकी पोजीशन बड़ी मुश्किल हो गई है कि ना हम आपसे खुश हैं ना अपोजिशन आपसे खुश है। सो ये तो कहते थे आर पार कर देंगे, ये मझधार में गाएंगे और इस मुल्क में लाहौर वालों ने इनको ये मैं जब से मैंने सियासत संभाली है, कहते हैं एक जलसा यहां हो रहा है, एक जलसा वहां हो रहा है। जब से मैंने होश संभाली है, मैंने शेख मुजीबुर रहमान के जलसे सुने हैं, मैं हमेशा यही बात सुनता हूं कि एक जलसा यहां हो रहा है, एक जलसा जलसे के बाहर हो रहा है। जलसा खाक हो रहा था, मीडिया ने दिखाया है, जलसा एक अमूमी किस्म का जलसा था और जितनी आपने 1.5-2 महीने इसके लिए खाक छानी है, सियासी खाक छानी है, वार्ड टू वार्ड गए हैं। वो लीडर होता है जो वार्ड टू वार्ड जाए, लीडर वो होता है जो पैगाम देता है। मैंने जब सारे मेरे कंटेनर लगे हुए थे, मैंने कहा मैं 3 बजे कमेटी चौक में पहुंचूंगा और दुनिया की सारी रुकावटें अबूर करके मैं कमेटी चौक पहुंचा और मैंने घड़ी दिखाई कि देख लें ये 3 बजे हुए हैं। और शेख साहब, ये जो एतमाद है वजीर आज़म का, ये इसलिए है कि वजीर आज़म को ये एतमाद है कि ना ये लॉन्ग मार्च करेंगे ना ही ये इस्तीफे देंगे, या फिर वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च भी करेंगे, ये इस्तीफे भी देंगे, फिर भी हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उन्हें ये एतमाद? देखिए, हमने 126 दिन यहाँ किया है जी, धरना दिया है। मैंने एक दिन नागा नहीं किया। ये कहना बड़ा आसान काम होता है। इस सर्दी के सन्नाटे में आए यहाँ और आके इस्लामाबाद आए जब ये आना चाहते हैं। मैं इनको
15 दिन पहले की दावत देता हूं, 1.5 महीना 2.5 महीना इन्होंने मार्च के इंतखाब सेनेट को रोकना है। बस इनका एक ही टारगेट है कि मार्च का सेनेट का इंतखाब हो गया तो इमरान खान जो है वो अक्सरियत में हो जाएगा और हमारी जो महरूमियाँ हैं और हमारे जो हमें एक एज हासिल है कि सेनेट में तहरीक इंसाफ के पास कम वोट हैं, उसका सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह ये बात देखें, ये करप्शन की दौलत को बचाने वाले लोगों का जो झमघटा लगा है, ये जो इन्होंने संडे मार्केट लगाई थी, ये क्या चाहते हैं? इमरान खान ने क्या किया इनके साथ? अब इनको याद है मौलाना फजलुर रहमान खुद इस असेंबली में सदर के कैंडिडेट थे। जिस असेंबली को वो हराम समझते हैं उसी असेंबली में वो उम्मीदवार थे, उसी असेंबली में उनका बेटा था और है। जिस असेंबली को हराम समझते हैं उस असेंबली में उन्होंने सदर का वोट एक एक दरवाजा खटखटाया, जिस तरह किसी और लोगों ने इस जलसे के लिए एक एक वार्ड में जलसा किया और नतीजा वो नहीं निकला जो कि उनकी सोचों के मुताबिक था या मेरी सोचों के मुताबिक था। और शेख साहब, हुकूमत की पहले एक हिकमत अमली नजर आती थी कि ऑपोजिशन के इत्तेहाद को तोड़ना है, कुछ पार्टियों को इंगेज करना है। अब तो पीपल्स पार्टी कह रही है हम सिंध हुकूमत को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या एक सही सिचुएशन है? वजीर आजम इस सिचुएशन में भी पूरा एतमाद है या वो चाहते हैं कि पीडीएम का इत्तेहाद टूटे? हम जब कुर्बानी का टाइम आएगा तो उस वक्त देखेंगे। 2 मेंबर मुंतखब हैं, एक बिलावल साहब और एक अख्तर मैंगल। बाकी सबका एक असेंबली उन लोगों की होनी चाहिए जो इलेक्शन हारते हैं। मैं बहुत सीरियस मशवरा देना चाहता हूं उनके लिए, क्योंकि ये नफसियाती केस हो जाते हैं। ये समझते हैं कि मीडिया हमें वो कवरेज नहीं दे रहा। इनको अगर बताते भी हैं तो 12वें खिलाड़ी के तौर पे बताते हैं। ये भी जलसे से खिताब करने वाले थे, इनको लाइव कट नहीं मिलता। सो ये नफसियाती तौर पर आपके वजह से ये नफसियाती तौर पर उस जगह पहुंच चुके हैं। ये चाहते हैं कि इनको लाइव कट मिले, वो नहीं मिल सकता क्योंकि 2 मेंबर इनके मुंतखब हैं। असल फैसला करेगा जी आसफ जरदारी 1 फरवरी को, जो इन्होंने टाइम दिया है। ये सारे मोरे हैं, ये आगे खेल रहे हैं। ये देखें, नवाज शरीफ साहब से भी आज मैंने गुजारिश की है कि इनफ इज इनफ। यहां पर पाकिस्तान की सलामती के अदारों को जो ललकार रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। यहां पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। इनकी बेवकूफ़ियों से इस मुल्क की सारी सलामती के अदारे जो पहले भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे इस तरह खड़े हैं, इस तरह खड़े हैं। और उस शख्स ने, उन्हीं ने, एक मेरा जुमला सुन लें, मेरी मौजूदगी में इनको कहा सब लोगों को, अगर कल आप जीत के आएंगे तो इस जमहूरियत को हम मजबूत बनाएंगे और इसी तरह लेके जाएंगे। इमरान खान को निकाल दो, फिर हम बात करने के लिए तैयार हैं। भाई बात तुमने किससे करनी है? उस सिस्टम में आप ऐसी बड़ी रुकावट बनने जा रहे हैं जिसका ईंधन आप बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मेरे लिए बड़ा एहतराम है। मैंने शेखुल कुरान गुलामुल्ला खान साहब के साथ, अपने आपके वालिद मुफ्ती महमूद के साथ काम किया है दारुल उलूम तालीमुल कुरान में। मैं आपको कह रहा हूं, आप जिस चीज़ का ईंधन बनने जा रहे हैं सियासी, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मगर आपकी जान नहीं छूटेगी। मगर शेख साहब, हुकूमत की 3 तरीके से हिकमत अमली होती है ना। एक तो कारकर्दगी बेहतर हो जो नहीं है हुकूमत की, दूसरा इदारे साथ हो जो हैं हुकूमत के, तीसरा कि डिवाइड करें जो अपोजिशन है उसको। आपने कहा था दिसंबर के आखिर तक नून में से शीन निकलेगा, नहीं निकला। फिर आपने कहा कि पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, या पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो मान गई है। तो आपकी कोई सियासी हिकमत अमली नहीं नजर आ रही। सियासी हिकमत अमली भी तो होती है हुकूमत की। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने पे फाइनल नहीं है अभी, ना हाथ आसमान पे लगा रही है, ना पांव जमीन पे लगा रही है, खला में लटक रही है। मैं फिर दोहराता हूं, पीपल्स पार्टी अभी इस्तीफे देने में फाइनल नहीं है, ना हाथ आसमान पे लगा रही है, ना पांव जमीन पे लगा रही है, खला में लटक रही है। इन्होंने जनवरी का महीना दिया है, उसमें शीन मीन मीन काफ से, आज मैंने से का भी नाम इस्तेमाल किया है। ये मुस्लिम लीगी बड़ा समझदार होता है, ये गर्म जगह पे पांव नहीं रखता। इनकी कल के जलसे की नाकामी को ये छुपाना चाहें। कोई बंदा कह सकता था कि ये जलसा नाकाम है। ये सारे तर्जमान अगर कहते भी नहीं जलसा नाकाम है तो लोग कहेंगे यार इनका दिमाग खराब है। लोगों ने खुद देखा कि वो जलसा जिसकी इतनी कंपनी की मशहूरी की गई थी वो मायूस कुन था। और अब ये आ रहे हैं लॉन्ग मार्च पे। मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर इनको दावत देता हूं कि 31 जनवरी के बाद आपने 1 फरवरी को फैसला करना है। आज ही आ जाएं, सुबह आ जाएं आप, बिस्मिल्लाह। शेख साहब, आप बुला तो रहे हैं, तो बतौर वजीर दाखिला आपकी अपनी हिकमत अमली क्या होगी? कल मैं आपसे पूछता हूं, क्या सारे पाकिस्तान में कोई एक वैगन रोकी है? कल मेरा पहला दिन था,
एक वैगन रोकी है, एक कार रोकी है। सारे मुल्क से सबसे बड़ा क्राउड फजलुर रहमान के तुलबा लेके आया। मैं दीनी मदरसों का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ हूँ। मैं दीनी मदरसों को इस मुल्क के दीनी मीनार समझता हूँ। मैं इस मुल्क में काला काला रसूलुल्लाह का अलम बुलंद देखना चाहता हूँ। मैं इस मुल्क में काला काला रसूलुल्लाह का निज़ाम देखना चाहता हूँ। फजलुर रहमान इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद पर नजरें जमाए बैठे हैं। एक नहीं कई इलेक्शन लड़े हैं। इस असम्बली में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और उसी असम्बली को हराम की असम्बली कह रहे हैं जिस असम्बली के वो उम्मीदवार थे। यानी शेख साहब आप कह रहे हैं आ जाएं इस्लामाबाद, वो कह रहे हैं कि हम बीच में हड़तालें भी करेंगे, रैलियां भी निकालेंगे, फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। आप कह रहे हैं कर लें, नहीं रोका जाएगा। ये मैंने नहीं कहा कुछ नहीं करेंगे। नहीं 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 देखें, ये आप बात यो नहीं कर। मैंने कहा आ जाए, ये नहीं कहा मैंने कुछ नहीं करेंगे। अभी ये फैसला होना है कि भाई कैसे हैंडल करना है। ज़ाहिर है हुकूमतें हैंडल करती हैं प्यार से, कानून के दायरे से, बाहमी मुज़ाकरात से, बातचीत से। अगर आप कहते हैं कि हमसे आपने बातचीत ही नहीं करनी, तो जो आपके दिल में ख्वाहिश है कि आपसे कोई बातचीत करे, वो बातचीत नहीं हो रही आपके साथ। जाओ मैं लिख के दे देता हूँ आपको आज के शावेज के प्रोग्राम में। शेख साहब वो तो कह रहे हैं हमें फ़ोन किए जा रहे हैं, मैसेजेस किए जा रहे हैं, फ़ोन करना बंद करें, मैसेजेस करना बंद करें। हम ना हुकूमत से बात करेंगे ना इदारों से बात करेंगे। हाँ, ऐसे करते रहते हैं। देखें सियासतदानों की मजबूरियां होती हैं। ज़रूरी नहीं उसको फ़ोन किया जाए, उसके बाप को भी किया जा सकता है, उसकी पुप्पी को भी किया जा सकता है, उसके बाप को भी किया। फैसला तो उसके बाप ने करना है। इनकी सियासत क्या है जी? ये बेचते क्या हैं? ये फजलुर रहमान ने बच्चों को आगे लगाया और लगा ले। फैसला जो है वो बूढ़े खांगड़ करेंगे, खांगड़ करेंगे। फैसला उसके पास है। उसने ताश के पत्ते सारे तीनों यके पास रखे हुए हैं कि मेरे साथ ये करो तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, वरना ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। होगा कुछ नहीं। इमरान खान जीतेगा इस क्राइसिस से और इमरान खान सुरखरू होकर निकलेगा। तो फिर जरदारी साहब जो मांग रहे हैं, जो उनके ताश के पत्ते हैं, उन्हें वो दे दिया जाएगा ताकि पीडीएम का इत्तेहाद टूट जाए और ये इत्तेहाद ना कायम रहे? ये नहीं मैं कह सकता। इमरान खान उसका नाम है, ये नहीं मैं कह सकता। आप कल मेरे मुंह में डाल के फिर ये आजकल ऐसा सिस्टम है, फिर आप बार बार जियो वाले दिखाते रहते हैं आपने ये कहा था। मैं जो कहता हूं उस पर पहरा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये 31 जनवरी की बजाय मीटिंग करने के ये 31 दिसंबर को मीटिंग कर लें। नए साल में नया साल हो, क्रिश्चियन सेलिब्रेट कर रहे हो, न्यू ईयर हो, एक्सप्रेस ये क्रिसमस पे कर लें जी। 25 दिसंबर को कर लें, 25 दिसंबर को कर लें और न्यू ईयर पे इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएँ ताकि न्यू ईयर की कोई ना कोई तो एक्टिविटी हो। वैसे मगर आप दो तरीके से दबाव डाल रही है ना अपोजिशन, एक हुकूमत पर कि मुस्ताफ़ी हो जाए, एक इदारों पर कि हुकूमत की सपोर्ट से पीछे हट जाएं। क्या हुकूमत को ये डर है कि ये इतना प्रेशर बिल्ड कर देंगे अगर ये आ गए कि इदारों की सपोर्ट ना रहे हुकूमत को? मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कोई प्रेशर नहीं है, किसी पे प्रेशर नहीं है, किसी पे प्रेशर नहीं है। इमरान खान से भी एक मीटिंग में पहले निकल आया, मैं मीटिंग हुई स्ट्रेटजी की, उसमें भी शामिल था। किसी पे कोई प्रेशर नहीं है और प्रेशर इन पे है। इनके चेहरों को देखें, ये प्रेशर में है। और ये पहली दफा मैंने देखा कि अपोजिशन गिला कर रही है किसकी तकरीर कट नहीं हुई जी। आप मुझे बताएं, एक एक घंटे की ये तकरीरें करते हैं। ये मेरी तरह कोई 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते। ये एक डेढ़ घंटा, एक घंटे की ये बिल आखिर एक ऐसा वक्त आएगा लोग टीवी से उकता जाएंगे, फिर वो ड्रामों की तरफ चले जाएंगे और जिस चैनल पे अच्छे ड्रामे होंगे उसकी ज्यादा रेटिंग होगी, क्योंकि इन ड्रामों से तो वो तंग आ गए। वही जुमले, वही कहानियां, वही सूरत हाल, वही सारे मसले। इससे क्या निकलता? कुछ भी नहीं निकलता। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अपोजिशन ने डेडलाइन दी, हुकूमत कह रही है डेडलाइन से पहले ही आ जाएं। हुकूमत पूरा एतमाद नजर आ रही है। एहसन इकबाल साहब से पूछेंगे कि अपोजिशन क्या पूरा एतमाद है, एक ब्रेक के बाद। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब आज आप लोगों ने ऐलान भी कर दिया, ऐलान लाहौर भी आया कि जी आइन की हुर्मत हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, अदलिया आज़ाद हो, मीडिया आज़ाद हो। हुकूमत को टाइम फ्रेम भी दे दिया कि 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी हो। हुकूमत पूरा एतमाद है आपके कल के जलसे के बाद, और उन्होंने कहा कि जी आप 31 जनवरी का इंतजार ना करें, 1 फरवरी को ऐलान ना करें, अभी आ जाएं। तो हुकूमत बड़ी पूरा एतमाद है, वो हिली नहीं है आपके जलसे से या फिर आपके ऐलानात से। देखिए, अगर हुकूमत पूरे एतमाद होती तो वजीर आजम से लेके नीचे वज़रा तक उनके सांस ना फूले होते। जिस किस्म के वो बौखलाए हुए बयानात दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में है। और कल भी लाहौर के अंदर जो एक कामयाब
तरीन जलसा हुआ उसने हुकूमत के ऐवानों में खिलबिली मचाई हुई है। ऑपोजिशन हुकूमत के तर्जुमानों के टाइम टेबल पर नहीं चलेगी। ऑपोजिशन की अपनी सियासी हिकमत अमली है, हमारी अपने टाइमिंग है और हमने उसके मुताबिक अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना है। मैं हुकूमत को सिर्फ ये कहूँगा कि इंतज़ार फरमाइए, इंशाअल्लाह ताला आपको मालूम होगा कि जब लॉन्ग मार्च आएगी तो तारीख आपके धरने को भी देखेगी और अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को भी देखेगी। लॉन्ग मार्च से पहले, क्योंकि 31 दिसंबर आपने इस्तीफों की डेडलाइन दी है, अगर आपके 30-35 रहनुमा भी आपकी पार्टी से और फिर दूसरी पार्टियों से भी मुस्ताफ़ी नहीं होते, और हुकूमत का दावा भी है कि 20-25 रहनुमाओं ने तो हमसे राब्ता भी किया है, तो उसमें तो फिर हुकूमत को आप मजबूत कर देंगे अगर 20-25 रहनुमा भी आपकी तरफ से मुस्ताफ़ी ना हुए। देखिए शाहजेब, हमने 31 दिसंबर तक तमाम मेंबरान को कहा है कि वो अपनी पार्टी की लीडरशिप को इस्तीफे दे दें और फिर लॉन्ग मार्च के बाद पीडीएम की लीडरशिप वक्त और दिन का तयन करेगी जब उन्होंने वो इस्तीफे स्पीकर्स को देने हैं। और मैं हुक्मरानों को सिर्फ ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जब जनरल इलेक्शन होता है तो वो 845 नशिस्तों पर होता है। ऑपोजिशन के पास इस वक्त तकरीबन 425 नशिस्तें हैं और 425 नशिस्तें या 400 से ज्यादा नशिस्तों पर जब इस्तीफे आएंगे तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होता, फिर जनरल इलेक्शन ही होता है। मतलब मगर ये उस सूरत में होगा ऐसा इकबाल साहब, जब आपकी पार्टी से तमाम लोग मुस्ताफ़ी हों, अगर बहुत सारे एमपीएस और बहुत सारे एमएनएस एक डाइसेंटिंग वॉइस सामने आई और हुकूमत से उन्होंने राब्ता कर लिया, तो आपकी पोजीशन कमजोर होगी अगर आपकी पार्टी से लोग सबने इस्तीफा नहीं दिया एक साथ। देखिए शाहजेब, जो डाइसेंटिंग वॉइस है ना, वो चढ़ते सूरज के साथ होती है, कभी डूबते सूरज के साथ डाइसेंटिंग वॉइस नहीं होती। एक ऐसी हुकूमत जिसके अपने अराकीन दूसरी जमातों से राब्ता कर रहे हों, कोई हमसे राब्ता कर रहा है, कोई पीपल्स पार्टी से राब्ता कर रहा है कि अगले इलेक्शन के लिए उनको टिकट दें, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि जो हमारी हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, जो महंगाई है, जो हमने अबतरी पैदा की है लोगों के लिए, हम अपने डेरों से बाहर नहीं निकल सकते। जिस बाजार में जाते हैं, जिस गली में जाते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं। तो एक ऐसी हुकूमत के साथ कौन अपनी किस्मत को जोड़ेगा कि जिसके अपने लोग अपोजिशन की जमातों से राब्ते कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन के लिए आप हमें टिकट दे दें तो हम पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई डायसेंशन होगी। जैसे मैंने कहा, डायसेंशन हमेशा चढ़ते सूरज की होती है, डूबते सूरज और डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होता। और दूसरा, डायलॉग से जब इनकार कर रहे हैं तो जाहिर है आप इदारों से भी ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत की सपोर्ट से पीछे हटें, मगर जब आप हुकूमत के हवाले से भी हमलावर हो, हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे हो, फिर नवाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज साहिबा हो, वो भी अपनी तकरीर में इदारों के सरबराहों के हवाले से भी बात कर रही हो, तो फिर इदारे तो करीब ही होंगे हुकूमत के। जैसे जैसे आपके मार्च की तारीख करीब आएगी वैसे वैसे इदारे भी हुकूमत की सपोर्ट में और ज़्यादा होंगे। तो ये एक सही पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है आपके ख्याल में? फिर आप मुज़ाकरात करेंगे किससे? ना इदारे आपके साथ होंगे, हुकूमत तो है ही आपके खिलाफ। जो मैंने अभी शाहजेब आपको अराकीन असेंबली के लिए असूल बताया, वही असूल इदारों के लिए भी है। पाकिस्तान में माजी में बदकिस्मती से ये रवायत रही है कि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता उल्टा करती थी। इस वक्त एक अजीब पेचीदा सूरत हाल है कि इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी हुकूमत के साथ बॉक्स हो गई है जो नाकाम भी है, अनपॉपुलर भी है और वो हुकूमत चलाने में मुसलसल अपनी सलाहियत और अहलियत एक्सपोज करके लोगों के गैज़ व गज़ब को इनवाइट कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि वो नफरत जो हुकूमत की है वो उन इदारों की तरफ भी जा रही है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो पॉइंट भी आएगा कि जब ये इदारे भी सोचने पे मजबूर होंगे कि वो अपनी साख को, वो अपनी रेपुटेशन को एक डूबती हुई, एक नाकाम, एक नालायक हुकूमत के लिए किस हद तक कंज्यूम कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कौमी इदारे मुतनाज़े हों, हम नहीं चाहते कि कौमी इदारों का जो किरदार है वो मुतनाज़ हो। पाकिस्तान के गिर्द बहुत सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, इसीलिए आज अगर आप ऐलान लाहौर देखें तो हमने पाकिस्तान को नई बुनियाद पे खड़ा करने की बात की है। मगर ऐसे नहीं, इसमें एक मसला है, नहीं चल रहा। मगर इसमें एक मसला ये है कि अब हुकूमत आपसे कह रही है जी आए आप मुज़ाकरात करने हैं तो हमसे कर लें, पार्लियामेंट के अंदर आएँ। आप पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चाहते हैं, वो चाह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर आकर आप उनसे मुज़ाकरात करें। इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहते हैं, वो कह रहे हैं आए पार्लियामेंट के फ्लोर से हम इलेक्शन के रिफॉर्म्स करते हैं। तो आप जब अगला इलेक्शन चाहते भी रिफॉर्म्स के नतीजे में, तो हुकूमत की बात मानिए और उनके साथ पार्लियामेंट में मुज़ाकरात कीजिए। पार्लियामेंट से बात निकलेगी तो पार्लियामेंट भी सुप्रीम होगी। जी, हम ये बात 2.25 साल हुकूमत को समझाते रहे हैं कि पार्लियामेंट को बेवकत ना करें,
पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के साथ मिलकर मुल्क के मसाइल का हल निकालें। लेकिन हमने जब भी ये बात की है, हुकूमत ने कहा है कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कौमी इत्तफाक राय की बात करते हैं। और हमने जब कभी एक तरफा तौर पे कौमी इत्तफाक राय किया भी है तो हुकूमत ने उसको मिसयूज किया है और हुकूमत ने अपने हिस्से का काम नहीं किया है। आप कश्मीरी की मिसाल ले लीजिए, कश्मीर से बड़ा मसला तो कोई नहीं है पाकिस्तान के लिए, उस पर हम जाते रहे कमेटियों के अंदर, हुकूमत के साथ ताउन करते रहे, लेकिन जो हशर इन्होंने कश्मीर के मसले का किया है और मुल्क के लिए आज एक चैलेंज पैदा कर दिया है, उससे अब उसके बाद हम समझते हैं कि इनके अंदर कोई सलाहियत नहीं है इनसे बातचीत की जाए। लिहाजा बातचीत जैसे पीडीएम कह चुकी है, पहले इमरान खान साहब मुस्ताफी हों, इसके बाद फिर बातचीत का दरवाजा कहीं खुल सकता है तो खुलेगा, लेकिन इमरान खान साहब के होते हुए किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया यासिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल वड़ाई साहब और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कौन इस वक्त दुरुस्त है अगर एतमाद दिखा रहा है, उनसे पूछेंगे एक के बाद। ऑपोजिशन ने हुकूमत को 31 जनवरी तक का टाइम दिया है। 31 दिसंबर तक सारे इस्तीफे जमा करेंगे। 31 जनवरी तक का हुकूमत को टाइम है, वरना 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वड़ाई साहब, हामिद मीर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है, वो कह रहे हैं बाद में क्या इस्तीफे देने हैं, आप आज दे दें और उसके बाद ऐलान भी लॉन्ग मार्च का इसी महीने में कर दें। आपको लगता है कि हुकूमत का एतमाद दुरुस्त है? कल के जलसे से वो मोमेंटम नहीं बना जिसका पीडीएम चाहती थी कि बने? मेरा ख्याल है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जलसे का ज़ाहिर है असर मकामी सियासत पर होता है, उसका जो तल्लक है वो भी लाहौर की सियासत और पंजाब की सियासत से है। जो इस्तीफ़े हैं या जो लॉन्ग मार्च है उसका वफाक की सियासत पर असर होगा और ज़ाहिर है उससे एक सिस्टम क्रिपल होगा, डेडलॉक पैदा होगा। आप वफाक के अंदर अगर 5,000 10,000 बंदा भी जाके इस्लामाबाद बैठ जाए तो सिस्टम क्रिपल हो जाता है, मुआशी भी, सियासी भी, इंतज़ामी भी। और फिर जब इस्तीफ़े आ जाते हैं तो पार्लिमानी निज़ाम जो है वो क्रिपल हो जाता है, डेडलॉक आ जाता है। तो वो तो बड़ी दोनों चीज़ें बड़ी सीरियस हैं। जलसा जुलूस जो था वो तो दबाव का एक तरीका था। जो लाहौर का जलसा है उसके बारे में कहा जाता है कि ये कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं थी, लेकिन ये कोई फेलियर भी नहीं था। इट वाज़ ए गुड शो। बट मीनार पाकिस्तान इतना बड़ा वेन्यू है कि मेरा ख्याल है कोई भी सियासी जमात मीनार पाकिस्तान को नहीं भर सकती। और नून लीग जो है उसका वोटर वैसे भी हमें रवायतन भी पता है कि वो जलसे जुलूस पे नहीं आता, उसका सिर्फ कारकुन जलसे जुलूस पे आता है। तो ये लाहौर नून लीग का शहर था, उनके कारकुन ही आए, आम शहरी तो आए नहीं। तो इसलिए वो एक रीज़नेबली गुड जलसा था। लेकिन इसको अज़ीमुश्शान करार देना वो नून वालों की ज़्यादती है और इसको नाकाम करार देना तहरीक इंसाफ वालों की ज़्यादती है। हामिद मीर साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का, आपको लगता है वो मोमेंटम, क्योंकि आपने ऑन ग्राउंड भी इस सारी की सारी सिचुएशन को कवर किया, वो मोमेंटम नहीं मिला है पीडीएम को जो कि लॉन्ग मार्च के लिए मोमेंटम चाहिए था, और आपको लगता है वो 31 जनवरी तक बना सकते हैं कि हुकूमत करिए अभी आ जाएं और अभी इस्तीफा दे दें? देखिए, मैं जो सुहेल वड़ाई साहब ने जो बात की है ना, मैं उनसे बिल्कुल इत्तिफाक करता हूँ कि जो कल लाहौर में जो जलसा था, ये इसमें ये बात आप कह सकते हैं कि ज़रा लेट शुरू हुआ, लेकिन अब तो बीबीसी ने भी कह दिया है कि न सिर्फ जलसा गाह भरी हुई थी बल्कि जो आसपास की सड़कें हैं और जो छतें हैं वो भी भरी हुई थी। तो अगर इसहाक डार के मामले पे बीबीसी जो है उसकी तारीफ़ की जा सकती है, तो इस मामले में भी बीबीसी की रिपोर्ट की आप तारीफ़ ना करें, लेकिन आप उसको ऑथेंटिक तस्लीम कर लें कि अगर बीबीसी ने कह दिया कि जलसा गाह भरी हुई थी तो इसका मतलब है कि सुहेल वड़ाई साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि ये अच्छा जलसा था, लेकिन ये बिल्कुल अजीम शान जलसा नहीं था। और ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि ये लाहौर की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। मैं समझता हूँ लाहौर की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पर 10 अप्रैल 1986 को हुआ था, जब बेनज़ीर भुट्टो साहब आई थी। उसके बाद आज तक किसी ने उस बड़े जलसे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, और उसका इम्पैक्ट ये था कि जनरल ज़ियाउल हक़ की हुकूमत हिल गई थी। तो ये जो कल का जलसा है, इसको हम नाकाम जलसा बिल्कुल नहीं कह सकते, इसको हम एक कामयाब जलसा कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये अजीमुशान जलसा था। और अगर ये जलसा अजीमुशान भी हो जाता, 10 अप्रैल 1986 जैसा भी हो जाता, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता कि जी हुकूमत दबाव में है या नहीं है। हुकूमत ने तो यही कहना है कि जलसा नाकाम हो गया। कल जलसा जो है वो शाम को शुरू हुआ है 5 बजे के बाद,
हुकूमत के तर्जुमान जो हैं वो दोपहर 1 बजे से कह रहे थे जलसा नाकाम हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर हुकूमत ये पोज करती है कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हम बड़े पुरअतमाद हैं, और वो कॉन्फिडेंट अपने आप को इसलिए भी दिखाते हैं कि उन्होंने एक मीडिया के साथ भी प्ले करना होता है, आवाम को भी कहना होता है। अगर इतने कॉन्फिडेंट थे तो जलसे से 2 दिन पहले शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला क्यों बना दिया? जलसे से 1 दिन पहले आपने एक कानून में तब्दीली करके तो बगावत के मुकदमात का जो अंदराज और उसके ट्रायल का जो अख्तियार है वो सेक्रेटरी दाखिला को क्यों दे दिया? और जलसे वाले दिन दोपहर 1 बजे से तमाम जो हुकूमती तर्जुमान हैं उन्होंने दावे करने शुरू कर दिए। जलसा भी शुरू नहीं हुआ कि जलसा नाकाम हो गया। तो लिहाजा ना एक ये नाकाम जलसा था, ना अजीम शान जलसा था, ये एक कामयाब जलसा था। और इस जलसे के बाद सबको पता था कि पीडीएम ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है, और वो उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं शाहजेब साहब ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी जो मीडिया टॉक है उसमें कुछ मीडिया के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो उनको वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ टीवी चैनल्स ने या कुछ अखबारात ने इस जलसे को नाकाम जलसा दिखाया है तो उसकी जिम्मेदारी आप तमाम मीडिया पे नहीं डाल सकते। मीडिया में ऐसे लोग भी थे जो इस जलसे को कामयाब कह रहे थे, और इसीलिए हुकूमत के एक तर्जुमान जो हैं उन्होंने एक टीवी चैनल के रिपोर्टर के खिलाफ, उसके अपने टीवी चैनल पे उस रिपोर्टर के खिलाफ जो है वो उन्होंने इतना लंबा बीपर दे दिया। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को चाहिए कि वो अल्फाज के इस्तेमाल में वो भी ज़रा एहतियात करें। सुहेल भाई साहब, अगर नून लीग का वोटर सपोर्टर ऐसा है कि जो बाहर उस तरीके से नहीं निकलता, एक्टिविस्ट उस तरह नहीं है, 2011 का इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा लाहौर में जलसा किया, मगर 2013 में लाहौर में इलेक्शन जीत गई नून लीग, 2018 में भी नून लीग इलेक्शन जीत गई। तो अगर वो एक्टिविस्ट नहीं है तो इस वक्त तो नून लीग को एक्टिविस्ट की ज़रूरत है। लॉन्ग मार्च में लोग कैसे आएंगे? लॉन्ग मार्च के बाद अगर धरना देते हैं तो लोग कैसे आएंगे अगर इनके पास वोटर तो है मगर एक्टिविस्ट नहीं है? मेरा ख्याल है कि वर्कर को इस्तेमाल करेंगे और शायद और अपनी तैयारी करेंगे। बुनियादी बात है कि लाहौर में बड़ी कोशिश की गई, मुख्तलिफ मरीम साहबा ने बड़ी कामयाब रैलीज़ की, लेकिन जो आम वोटर है शायद नून का वो तकलीफ़ नहीं गवारा करता कि मैं जलसे में जाऊं या जाके धक्के खाऊं। उनका सिर्फ वर्कर जो है वो आता है। तो ये पैटर्न चूँकि बहुत पुराना है, अब इस हैबिट को चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी अगर आप तहरीक इंसाफ देखें, आप ताहिरुल कादरी साहब का धरना देखें, तो आप देखेंगे कि ये वर्कर ही धरना देते हैं या लॉन्ग मार्च करते हैं। आम वोटर उसमें शरीक सिर्फ एक दफ़ा अदलिया के लॉन्ग मार्च में मियां नवाज शरीफ के साथ शरीक हुआ था आम वोटर, वगरना आम तौर पर ये वर्कर्स ही करते हैं और वही इसको चलाते हैं। और हामिद मीर साहब, एक हुकूमत का कॉन्फिडेंस है कि ये इस्तीफ़ों के मामले पर अभी तक पीपल्स पार्टी डामाडोल है और फैसला जरदारी साहब ने करना है, और जरदारी साहब ने टेबल पर अपने कार्ड्स रखे हुए हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए। तो ये वाकई बिलावल ने करना है या जरदारी साहब ने करना है? जो हुकूमत कह रही है क्या वो दुरुस्त है कि अभी जरदारी साहब अभी भी चाहते हैं किसी न किसी लेवल पर बार्गेन करना? देखें, आसिफ जरदारी साहब इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन इन पाकिस्तान। उनके बारे में अक्सर जो लोगों की जो राय होती है बहुत से मामलात में, वो राय जो है वो ठीक नहीं होती। तो मुझे जो पता है उनके बारे में, काफ़ी अरसे से बहुत से फ़ैसले जो हैं वो बिलावल साहब खुद करते हैं, और आसिफ जरदारी साहब जो हैं, एक तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो वो आजकल इतने एक्टिव नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनका रब्ता है मुस्तकिल बुनियादों पर, लेकिन ये जो मामला है ना इस वक्त, जो कल बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि मुझे फ़ोन ना करो, तो वो फ़ोन सिर्फ बिलावल साहब को नहीं आ रहे, वो फ़ोन आसिफ जरदारी साहब को भी आए और वो फ़ोन मौलाना फजलुर रहमान को भी आए, और भी पीडीएम की कुछ जमातों के जो सरबराह उनको आए। किसी ने फ़ोन कॉल अटेंड नहीं की, ना आसिफ जरदारी साहब ने, ना बिलावल साहब ने, ना मौलाना फजलुर रहमान ने। फिर बीच में बंदे भी डाले गए। तो पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो बुनियादी तौर पे फ़ैसला बिलावल साहब करते हैं, लेकिन वो अपने वालिद से सलाह मशवरा भी करते हैं, और जो भी फ़ैसला है वो दोनों का बाहमी इत्तफाक राय से होगा। और समटाइम्स जरदारी साहब अपनी एक उनको राय दे देते हैं, लेकिन इस मामले में फ़िलहाल दोनों एक पेज पे हैं कि अगर पीडीएम ने फैसला कर लिया कि अब किसी के साथ अदर देन गवर्नमेंट किसी के साथ अगर कोई रब्ता करता है तो उनसे बातचीत उस वक्त तक नहीं की जाएगी जब तक कि पीडीएम की पूरी जो क़यादत है वो एक पेज पे नहीं होगी। और आज जो पीडीएम ने लाहौर में
ऐलान लाहौर के नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, उसमें एक बड़ी अहम बात है। वो पीडीएम में पहले 11 जमातें थीं, आज 10 रह गई हैं। तो आज 10 जमातों के दस्तखत हैं, उसमें मोहसिन दावड़ साहब के दस्तखत नहीं हैं। तो ये एक बड़ी, मेरा ख्याल है एक अहम एक डेवलपमेंट है कि आज के बाद से पीडीएम जो है वो 10 जमातों का इत्तेहाद है। पता नहीं एक जमात कोई नई इसमें आती है या नहीं आती। तो इसमें कुछ रिजर्वेशन जो हैं वो कुछ पार्टियों की थी कि आपने एक इंडिविजुअल को इसमें शामिल किया हुआ है और उनकी पार्टी जो है पीटीएम वो इसका हिस्सा नहीं है। तो अगर पार्टी इसका हिस्सा नहीं बनती तो फिर वो इंडिविजुअल इस इत्तेहाद में शामिल नहीं हो सकता। तो इस पर एक इत्तेफाक राय कायम किया गया और उनको तो इस आज के ऐलान लाहौर में शामिल नहीं किया गया। तो एक दो पार्टियों जिनके रिजर्वेशन थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने जरदारी साहब के बारे में सवाल किया कि वो इस्तीफ़े देंगे नहीं देंगे, जब पीडीएम एक फ़ैसला कर लेगी तो उनको इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। और मैंने खुद भी बहुत से जो उनके एमपीएज़ हैं और सिंध असम्बली के जो वुज़रा हैं उनसे मैंने बात की है, वो कहते हैं जी जो हमारी पार्टी फैसला करेगी हम वो करेंगे। तो कल जो बिलावल साहब का लबो लहजा है, मैं समझता हूँ कि कल का जो जलसा है उसकी सबसे अहम हाईलाइट बिलावल साहब की तकरीर है। मरियम साहबा ने तो एक तकरीर करनी थी वहाँ पे, वो जो बिलावल साहब ने कहा है ना मुझे फ़ोन ना करो और अब किसी से डायलॉग नहीं होगा, ये है असल बात। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इसको लाइटली ना लें, अंडर एस्टिमेट ना करें और अपने आप को जो है ना ये खुद फरेबी से निकलें कि वो कल लाहौर का जलसा जो है वो आपके ख्याल में नाकाम हो गया तो अब आपको आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रही है और अगर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया तो फिर हुकूमत जो है वो आप भी यहीं पे और मैं भी यहीं पे हूँ। भाई साहब, आपको लगता है कि 1-1.5 महीने पहले हुकूमत की एक हिकमत अमली थी जो ऑफ द रिकॉर्ड भी उजरा बताते नजर आते थे कि जी हम मैनेज कर लेंगे इन्हें और ये इत्तेहाद नहीं कायम रह पाएगा, अब वो आपको लगता है कि एफर्ट है अपनी जगह पर और क्या वाकई इत्तेहाद ये टूट सकता है अगर पीपल्स पार्टी को कुछ ऑफर किया जाए, मौलाना को कुछ ऑफर किया जाए, दूसरे इत्तेहादियों को कुछ ऑफर किया जाए? मेरा ख्याल है कि मामला उस स्टेज से आगे चला गया है कि जो पहले ये ख्याल था कि इत्तेहादियों को तोड़ लेंगे, पीपल्स पार्टी को कुछ ऑफ़र कर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान दे देंगे या मौलाना फजलुर रहमान को बलूचिस्तान दे देंगे। मेरा ख्याल है कि ये मामलात वो काम नहीं आए और अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि पीडीएम जो है वो मुतहद है। असल मामला वही है कि लॉन्ग मार्च को किस तरह टैकल किया जाएगा। अगर ये लॉन्ग मार्च को इंतज़ामी तौर पर टैकल करते हैं तो जगह जगह लड़ाई होगी, जगह जगह गिरफ्तारियां होंगी। अगर ये उसको जाने देते हैं तो इस्लामाबाद में लॉ एंड आर्डर प्रॉब्लम होगी और फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हम तो मौलाना ख़ाज़म रिजवी साहब का जो धरना था उसको टैकल नहीं कर सके, हमारी फेडरल फोर्स ही नहीं है। आपको सूबों से फोर्सेस बुलानी पड़ती है और पैटर्न ये रहा है कि सूबे अब रोकते ही नहीं हैं किसी भी जलसे जुलूस को, वो सीधा इस्लामाबाद लोग पहुंच जाते हैं। तो जब इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो एक लॉ एंड आर्डर सिचुएशन बन जाती है और फिर अगर 7 इस्तीफ़े भी आ गए तो मेरा ख्याल है अमलन सिस्टम क्रिपल हो जाएगा। फिर पार्लिमानी निज़ाम को, जमहूरियत को और इस सिस्टम को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात का डोल डाले और हुकूमत को भी फ़ायदा होगा इसमें। ये जो हुकूमत का ख्याल है कि सिर्फ गिव है, नहीं, गिव नहीं है, गिव एंड टेक होती है हमेशा मुज़ाकरात में। अगर हुकूमत को न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाए, अगर ये अपोजिशन ये कहे कि अच्छा जी आप 2 साल आराम से हुकूमत करें, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। दूसरी तरफ अगर अपोजिशन को कुछ आप रिलीफ दें, जो कि हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप दुनिया में साउथ अफ्रीका में आप देखें कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए गए और 2 मुतारफ फरीकों ने मिलकर हुकूमत बनाई, तो क्यों नहीं आप एक ही मुल्क के अंदर गवर्नमेंट और अपोजिशन लड़ने जा रहे हैं और कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है, कोई तसादम से मना करने वाला नहीं है और गवर्नमेंट जो है वो इतनी एफर्ट भी नहीं कर रही कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ही ले। बहुत शुक्रिया, आपने हामिद मीर साहब का और राय साहब का तज़िया सुना। बहुत कम वक्त रह गया है, हुकूमत पूरा एतमाद है, बुला रही है कि आ जाएं, अपोजिशन भी कह रही है और पूरा एतमाद है कि हम जाएंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। अदालतें मुसलसल पीआईए और सिविल एविएशन की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही हैं। बार बार एविएशन के वजीर गुलाम सरवर के कौमी असम्बली में बयान का जिक्र हो रहा है और इस बयान से होने वाले नुकसान की बात हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के भी अहम रिमार्क सामने आए। सुप्रीम कोर्ट में पीआईए के सीईओ अरशद मलिक की तैनाती केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा
कि पीआईए चलाने के लिए प्रोफेशनल अफराद की जरूरत है। बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। पीआईए पर अरबों रुपए का कर्ज भी इंतजामिया की वजह से है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि पहली फुर्सत में यूरोप में लैंडिंग पर से पाबंदियां हटवाएं। पीआईए ने कुछ नहीं बताया पाबंदियां हटाने के लिए क्या करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि पीआईए के कितने पायलट मुअत्तिल हुए। पीआईए के वकील ने बताया कि पीआईए के पायलट्स के 141 लाइसेंस मुअत्तिल और 15 मनसूख हुए। 5 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिए गए। दौरान समाअत अरशद मलिक के वकील ने अदालत को बताया कि अदालत वक्त दे बेहतरी लाएंगे। पीआईए को 480 अरब रुपए का कर्ज अदा करना है, जिसके बाद अदालत ने अरशद मलिक को मोहलत दे दी और पायलट्स के जाली लाइसेंस से मुतालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली और 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। रवा साल जून में वजीर सिविल एविएशन ने 262 पायलट्स के लाइसेंस को जाली या मशकूक करार दिया, जिसके बाद तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। मुख्तलिफ ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स को शक की नज़र से देखा जाने लगा। फिर लाइसेंस की वेरिफिकेशन शुरू हुई और ये ऐलान भी यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी की वजह बना। और अब इन पाबंदियों में लाइसेंस का मामला हल न होने की वजह से तौसी भी कर दी गई है, जिस पर आज अदालत में बात भी हुई। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इंसाफ की फराहमी में ताखीर से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इंसाफ की फराहमी में तमाम रुकावटें रियासत की तरफ से होती हैं और इल्ज़ाम अदालतों पर आता है। शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहिब बताएं ये आइन कब आया था, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आइन 1973 में आया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन में लिखा है कि जल्द और फौरी इंसाफ हर शहरी को फराहम किया जाएगा। अदालतें देख लें आपने किस हाल में बना रखी हैं और शहरियों को वहाँ कितने मसाइल हैं। इंसाफ की फराहमी में तमाम रुकावटें रियासत की तरफ से होती हैं और इल्ज़ाम अदालतों पर आता है। रियासत फौरी इंसाफ की फराहमी की जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आप जो रिपोर्ट जमा कराते हैं उनसे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अमलन बताएं कि क्या किया है। 10 दिन का वक्त है, हमें कोई अमली हल बताएं वरना आला तरीन ओहदेदार को तलब करेंगे। इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूशन ब्रांच ना होने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि वफाकी दारुल हुकूमत को तो रोल मॉडल होना चाहिए था, मगर यहाँ दहाइयों से प्रोसिक्यूशन ब्रांच ही नहीं है। जिसके बाद अदालत ने मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को 24 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और उन्हें हुकूमती इक़दामात से मुतालिक अदालत को मुतमईन करने की हिदायत कर दी। पूरा में एक ब्रेक शामिल कर। हुकूमत का दावा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल के मुताबिक अच्छे हैं, मगर दूसरी तरफ हुकूमत ने सऊदी अरब से लिए गए $3 अरब कर्ज की दूसरी किस्त की अदायगी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक कर्ज की तीसरी और आखिरी किस्त भी अगले महीने जनवरी में अदा कर दी जाएगी। पाकिस्तान चीन से कर्जा लेकर सऊदी अरब को दे रहा है और चीन ने पाकिस्तान को 1 से 1.5 अरब डॉलर्स कर्ज की मंजूरी भी दे दी है। रोजनामा द न्यूज़ में आज मेहताब हैदर की शाया होने वाली खबर के मुताबिक पाकिस्तान कल सऊदी अरब को 1 अरब डॉलर्स की दूसरी किस्त अदा करेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को माली बहरान से निकालने के लिए 2018 में 3 अरब डॉलर्स का कर्ज दिया था, जिसकी अदायगी 3 साल बाद होनी थी, लेकिन पाकिस्तान यह कर्ज दूसरे साल में ही अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने रवा माली साल की पहली तिमाही में यानी अगस्त में सऊदी अरब को कर्ज की पहली किस्त में 1 अरब डॉलर्स अदा किए और अब दूसरी किस्त कल अदा की जाएगी और पाकिस्तान ने इस रकम पर 3% मार्कअप की अदायगी भी की है। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक जब वजारत खजाना से इस हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये 2 तरफा राजदारी के मामलात हैं। उनकी जानिब से इस हवाले से मजीद कोई बयान सामने नहीं आया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने पहली और दूसरी दोनों किस्तों की अदायगी के लिए चीन की मदद ली है, जिसके बाद पाकिस्तान का चीन पर इन्हिसार और बढ़ गया है। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।